नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो आइए आज हम क्या करने वाले हैं, तो टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज हम हिंदी व्याकरण के जो है इस मॉक टेस्ट जो कि 28वां है, तो इस मॉक टेस्ट में हम कुछ 50 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आपको केवल हिंदी व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो जो है कि कुल कितने 50 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि तत्सम तद्भव में दृष्टि असुमेलित विकल्प है। अब इसमें आपको बताना है कि जो तत्सम तद्भव के दृष्टि से कौन सा जो है कि असंगत है, अर्थात गलत विकल्प चुनना है। तो इसमें कौन सा जो है गलत है, साक्षी का बोल रहा है कि तद्भव साक्षी होगा, चित्रकार का चितेरा होगा, सेठ का सृष्टि होगा, छाया का छां होगा। तो इसमें देखिए तत्सम इधर लिखा है, तद्भव इधर लिखा है, तो कौन सा जो है असुमेलित है अर्थात असंगत है, यानी कि गलत है। तो इसमें जो गलत है पहले का वह ग वाला है, ग वाला जो सेठ लिखा है इसका बोला कि तद्भव सृष्टि होगा। क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि सृष्टि क्या हो जाता है, यह तत्सम हो जाता है और सेठ क्या है, तद्भव हो जाता है। तो ये जो है इधर का उधर लिख दिया गया, इस वजह से यह क्या है, विकल्प जो है गलत है। बाकी जो साक्षी का जो साक्षी जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव देखा जाएगा तो साक्षी होगा। चित्रकार क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव चितेरा होगा, यह भी बिल्कुल सही है। छाया जो है कि छाया सब तत्सम है और इसका तद्भव छां होगा, तो इसलिए ग वाला जो है वह गलत है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में जो है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प में दिया है कि शैशव, मनुष्यत्व, मानवता या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है इस विकल्प में जातिवाचक से बने हुए कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा का बना हुआ एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण इसमें सही है, तो दूसरे का सही उत्तर क्या है, तो घ वाला उत्तर इसमें सही है। घ वाला जो है वो बोल रहा है कि ये जो क ख ग वह सभी क्या है, जातिवाचक से बने हुए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे जो शैशव लिखा है वह शैशव तो एक भाववाचक संज्ञा है, तो यह शिशु से उत्पन्न होकर के बना है, और शिशु जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है और इसका भाववाचक शैशव हो जाएगा, तो यह बिल्कुल सही है। मनुष्यत्व क्या है, मनुष्यत्व एक भाववाचक संज्ञा है और यह भी मनुष्य बना है, और मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक है। मानवता में जो है मानव क्या है, जाति का समूह को जो है इंगित कर रहा है, तो जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यह भाववाचक संज्ञा का बना हुआ उदाहरण, इसलिए घ वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, पुल्लिंग शब्दों में भिन्न विकल्प कौन से हैं, यानी बताना है कि पुल्लिंग शब्दों में कौन सा इनमें से जो है अलग है, भिन्न है। तो यानी कि आपको असंगत यानी असुमेलित ही बताना है। तो इसमें जो असंगत यानी भिन्न विकल्प कौन से हैं, तो तीसरे का सही उत्तर ग वाला है, यानी कि देवनागरी, क्योंकि देवनागरी एक लिपि के अंतर्गत आती है और लिपि जो है वो लिखी जाती है, न कि लिखा जाता है। तो देवनागरी हमारी क्या है, एक लिपि है जिसके अंतर्गत लिखने का कार्य किया जाता है, तो लिखी जाती है, तो ये क्या है, पुल्लिंग न होकर के स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए यही क्या है, भिन्न विकल्प है। बाकी पीतल जो है वह पुल्लिंग शब्द है, अरावली भी पुल्लिंग शब्द है और चंद्रमा भी पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसलिए तीसरा वाला यानी ग वाला क्या है, वह भिन्न विकल्प है इन सभी में से। आगे देखते हैं, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताना है। तो सब्ज बाग दिखाना का मतलब बता रहे कि प्रेरित करना, और इधर और भी दिए हैं विकल्प, ठकुर सुहाती बातें करना, इसका मतलब बता रहे कि चापलूसी करना, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, ढोल में पोल होना, सारहीन या थोथा होना। तो इसका जो अर्थ बता रहा है कि पहला जो बोल रहा है कि ठकुर सुहाती बातें करना, तो इसका मतलब होता है कि चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना उसको बोलते हैं लोकोक्ति के अंतर्गत ठकुर सुहाती बातें। पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जत करना, ये भी इसका अर्थ बिल्कुल सही बता रहा है। ढोल में पोल होना यानी सारहीन यानी कि थोथा होना यानी तुक्ष होना, ठीक है, तो यह भी जो है कि अर्थ सही बोध करा रहा है। किंतु जो इसमें बोला पहले विकल्प में कि सब्ज बाग दिखाना अर्थात प्रेरित करना, इसका अर्थ ये बता रहा, तो इसमें यही क्या हो जाएगा, वह विकल्प गलत है, यानी असुमेलित है। कौन सा, तो पहला वाला यानी क वाला क्या है, वह असुमेलित है, क्योंकि सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है कि किसी को बोल सकते हैं झूठा दिलासा देना, झूठा दिलासा देना उसी को कहते हैं सब्ज बाग दिखाना, यह मुहावरे के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए प्रेरित करना यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत जो है वही हमारा क्या है, सही है, जो कि प्रश्न के अनुसार। आगे देखते 5वां प्रश्न
5वां प्रश्न है कि वचन संबंधी अशुद्धि रहित वाक्य कौन सा है। अब आपको बताना कि जो वचन से संबंध अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। तो वे लोग विविध विषय में परिचित थे, तो ये तो वाक्य जो है वचन की दृष्टि से बिल्कुल वाक्य सही है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, यह भी जो है वचन की दृष्टि से यह भी सही। 4 जो है हमारा वचन बहुवचन है, तो इस तरह से गिरफ्तारी हुई, यह भी सही है। ऐसे हालातों में ख्याल रखना, तो यह भी बिल्कुल सही लग रहा है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, तो देखिए प्राकृत भी जो होता है, अभी पिछले जो है कि आपको प्रश्न में देखें कि जो देवनागरी लिखा था, तो देवनागरी की लिपि के अंतर्गत आता है, लिखने का कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। तो प्राकृत भी जो है वह भी एक लिखने के अंतर्गत, एक लिपि के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर प्राकृत में लिखा गया नहीं, बल्कि प्राकृत में लिखी गई है। तो इस वजह से वचन की दृष्टि से ये घ वाला जो है वह अशुद्ध वाक्य है। घ वाला क्या हो जाएगा, यह अशुद्ध वाक्य। बाकी क ख ग वो क्या है, वह शुद्ध है। तो अशुद्ध पूछा है तो घ वाला सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिहार का पर्यायवाची बताना कि प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द जिसके अनेक शब्द निकले, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो प्रतिहार सैनिक को, नौकर को, विरोध या द्वारपाल। तो प्रतिहार का मतलब क्या होता है, प्रतिहार को हम दूसरे शब्दों में द्वारपाल कहते हैं। द्वारपाल के अलावा हम अन्य शब्दों के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे प्रहरी भी कहते हैं। प्रतिहार को क्या कहते हैं, तो प्रहरी, जो बाहर खड़े लोग रहते हैं तो प्रहरी भी कहते हैं। और इनको दरबान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दरबान। प्रतिहार को प्रहरी, दरबान और इसके अलावा जो है चौकीदार भी कहा जाता है और रखवाला भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रतिहार के अनेक पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं, खेल बोल रहा है 7वां प्रश्न, खेल तमाशे की चीज़ें दिखाकर जो है भोले भाले बच्चों का जी ललचाता। वाक्य में क्रिया पूछा है, कौन सी क्रिया है। तो 7वें का सही उत्तर क्या होगा कि इसमें जो है क्रिया बताना है कि कौन सी इसमें क्रिया, प्रेरणार्थक, नामधातु, सजाती या फिर रंजक क्रिया। तो कौन सी इसमें क्रिया है। तो खेल तमाशे चीज़ों को देखकर भोले वाले बच्चों का जी लल जाता। तो इसका जो सही उत्तर है 7वें का, वह घ वाला है, ख वाला है, यानी कि नाम धातु क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या है, ख, नाम धातु क्रिया। नाम धातु मतलब क्या होता है, नाम धातु का मतलब ये होता है कि जब संज्ञा, सर्वनाम या जो विशेषण के शब्द में जो प्रत्यय को जोड़कर जो बनाए जाते हैं, उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसमें कौन से शब्द जो जोड़कर बनाए गए, तो लालच से देखिए बना क्या है, तो ललचाता, ये लालच से बना है। और लालच क्या हो, हमारा विशेषण शब्द है, और इसमें जो है प्रत्यय जुड़ गया, ता प्रत्यय जुड़ गया, तो ललचाता। तो यही जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों को प्रत्यय से जोड़ करके यह बना है। तो इसलिए यह नाम धातु क्रिया जो कि लालच से ललचाता बना है। तो सही उत्तर ख है। आगे देखते हैं, 8वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक, इसका पीछे प्रश्न है कि अंक से संबद्ध नहीं है। तो आपको अनेकार्थी बताना है कि अनेकार्थी अंक से संबद्ध नहीं, यानी अंक जो है किसको बोध करा रहा नहीं है। तो अंक देखिए भाग, चिन्ह, गोद, शब्द, तो किसको जो है अंक वो संबद्ध नहीं है। तो 8वें का सही उत्तर क्या है, तो घ। अंक को हम शब्द नहीं कह सकते, ठीक ना। अंक को हम भाग्य भी कह सकते हैं, अंक को चिन्ह भी कहते हैं, अंक को गोद भी कहते हैं कि अंक में लेना, तो गोद में लेना। तो अंक का जो है यह भी बोध करा रहा है। और अंक को हम संख्या भी कहते हैं ना, नंबर से इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, संख्या। बाकी शब्द को हम अंक के अंतर्गत नहीं रख सकते, तो इसलिए नहीं की दृष्टि से प्रश्न के अनुसार घ का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबद्ध नहीं है। वही चीज़ है अनेकार्थी के बारे में बताना है कि कर जो है किसको बोध नहीं करा रहा। कर, किरण, प्रखर, सूंड, हाथ। तो देखिए कर को किरण भी कहते हैं, कर को सूंड भी कहते हैं और कर को हाथ भी कहते हैं, किंतु प्रखर क्या है, एक अलग शब्द हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इनमें से। तो सही उत्तर ख वाला होगा। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबद्ध नहीं। यह भी अनेकार्थी बताना है कि कौन सा जो है द्विज के लिए वह अर्थ बोध नहीं करा रहा है। तो द्विज को देखिए दांत भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी कहा जाता है, पक्षी भी कहा जाता है, किंतु सूर्य नहीं कह सकते। सूर्य क्या, इनमें से वह भिन्न है। तो सही उत्तर घ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रीण शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताने। स्त्रीण का क्या मतलब होता है, उसका एक वाक्यांश हम किसके अंतर्गत जानेंगे। तो स्त्रीण, तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे। पहले सही उत्तर जान जाते हैं कौन सा है। तो 11 का सही उत्तर ख है, अर्थात स्त्रियों जैसा स्वभाव रखने वाले को क्या एक वाक्यांश में कहेंगे, तो उसको हम स्त्रैण कहेंगे, जो स्त्रियों जैसा स्वभाव रखता है, अर्थात स्त्रैण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताने। कौन सा अकर्मक क्रिया होता है। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिस पर कर्म का बोल सकते हैं कर्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी क्रिया पर कर्ता का कोई भी प्रभाव जब नहीं पड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जब कर्म का कोई प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता वो हमारा अकर्मक क्रिया। अब चरना क्या है, तो चरना हमारा हम बोल सकते हैं ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस पर कोई ना कोई जो है कर्म होगा। चरना मतलब घास क्या होता है, हमारा कर्म हो जाएगा। तो कर्म पूरी तरह से इसमें दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ चरा जा रहा है, तो चरना हमारा सकर्मक होगा। तो यहाँ तो अकर्मक पूछ रहा है
कौन सा कर्मक है, तो यह नहीं हो सकता। चुगना, चुगना कोई दाना चुगना, तो दाना भी क्या है, कर्म पर प्रभाव डाल रहा है, तो यह भी नहीं होगा। उड़ना, उड़ना बोल सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया। क्या उड़ना, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो उड़ना तो अपने आप में जो है स्वच्छंद क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ सकता है। तो उड़ना हमारा क्या है, उड़ना, चलना, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सही उत्तर अकर्मक क्रिया कौन सा उदाहरण, तो ग वाला उदाहरण बिल्कुल सही है, अर्थात उड़ना। 13 प्रश्न देखेंगे। 13 प्रश्न है कि अपनी, अब देखिए इसमें लिखा है घ में क्या, देखना, तो देखना भी क्या है, कोई ना कोई चीज़ देखना, चित्र देखना, ठीक है ना, टीवी देखना, कोई ना कोई चीज़, यानी कर्म प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें तो कर्म है, तो कर्म है तो सकर्मक होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, उड़ना हमारा अकर्मक था। चलिए 13 प्रश्न देखते हैं कि अपनी कुशलता को छिपाने के लिए बहाने बनाना, भावार्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताना है। लोकोक्ति यानी लोक के द्वारा उक्ति, अर्थात किसी के द्वारा कही गई जो प्रचलित बात हो जाती है, प्रसिद्ध कोई बात उक्ति कह दी जाती है, वही हमारा क्या होता है, लोकोक्ति होता है। तो अपनी अकुशलता छुपाने के लिए जो बहाने बनाना, उसको एक लोकोक्ति के अंतर्गत हम क्या कहेंगे, ये बताना है। तो इसका जो है विकल्प इधर है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना रहेगा नाप, न बजेगी बांसुरी, नाच नावे आंगन टेढ़ा, 8 कनौजियो 9 चूल्हे। तो इसका हम क्या प्रश्न था कि अपनी अकुशलता छुपाने के लिए बहाने बनाना। तो इसका सही उत्तर 13 का क्या होगा, तो 13 का उत्तर जो है ग वाला बिल्कुल सही है, अर्थात बोल सकते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी हम अपनी जो है अकुशलता को छिपा रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। तो इसका मतलब लोकोक्ति यही होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में देशज शब्द बताना है। देशज शब्द क्या होता है, अब देशज क्या होता है कि ऐसे शब्द जो अपने आप जो है बोलचाल भाषा में उत्पन्न हो जाते हैं, वही क्या होता है, देशज शब्द। तो कौन सा इसमें देशज शब्द है, तो 14 का सही उत्तर ग वाला, यानी जो मखौल शब्द है, यही क्या है हमारा देशज शब्द है, जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। नुक्कड़, लंगोट, चमगादड़, ये जो है विदेशज शब्द, यानी किसी न किसी से उत्पन्न हुए होते हैं। तो देशज शब्द क्या हमारा ग यानी मखौल। आगे प्रश्न देखते हैं, 15 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या पूछा है कि निपात, अब निपात जानी क्या होता है, तो निपात मतलब हम कह सकते हैं कि उन शब्दों को कहते हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर, जो किसी शब्द के बाद लग जाते हैं और उस शब्द पर जो है विशेष बल या जोर देते हैं, उसी को हम निपात कहते हैं। यानी किसी वाक्य में किसी शब्द पर जोर देना, वही हमारा निपात कहलाता है। अब देखिए इस वाक्य में कहाँ कहाँ जोर दिया जा रहा है, तो आपको नहीं बताना है सही उत्तर। तो शहर भर में यह बात फैल गई, शहर भर में यह बात फैल गई, तो ये भर शब्द पर जो है जोर दिया जा रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है, तो यह तो निपात का प्रयोग तो हुआ है। श्याम तो घर पर नहीं, अब तो इसमें जो है जोर दिया जा रहा है, तो यह भी निपात तो है। मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसमें भी जो है जोर दिया जा रहा है वाक्यों पर शब्दों के द्वारा, तो यह भी निपात तो है। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम करूँ, अब ये जो ताकि शब्द लगा है, ये क्या है, ये निपात नहीं है, बल्कि एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जोड़ने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं संयुक्त क्रिया है, तो ये हमारा निपात नहीं होगा। तो सही उत्तर घ वाला है। बाकी क ख ग ये हमारा क्या है, निपात का एक वाक्य है, ठीक है। तो घ वाला नहीं पूछ रहा है, तो नहीं की दृष्टि से घ उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं। तो घर का पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा घर का पर्यायवाची है घर। तो घर को देखिए निकेत और निलय कहते हैं, तो ये तो बात सही है। सदन, साकेत, घर को देखिए सदन कहते हैं किंतु साकेत नहीं कहते हैं, ठीक है ना। साकेत हम बोल सकते हैं, जो अयोध्या होता है ना, उसको हम साकेत बोलते हैं, ब्रज मतलब ब्रज भाषा के अंतर्गत। तो साकेत तो घर का पर्यायवाची नहीं है। आलय, निकुंज, तो आलय होता है किंतु निकुंज घर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो उपयुक्त सभी नहीं, बल्कि कौन सा घर का पर्यायवाची, तो निकेत और निलय है। आगे देखते हैं, इति और इति का सही अर्थ पूछा, यानी इति छोटी की मात्रा और जो इति पर ई पर जो है बड़ी की मात्रा, उसका सही अर्थ क्या होगा, पूर्णता इच्छा। आगे देखते हैं, इसका जो है विकल्प इधर है, पूर्णता इच्छा है और बोल रहा है कि पीड़ा, समापन, प्रारंभ, विश्वास, समाप्ति, दुख। तो इति और इति, तो एक इति का मतलब क्या होता है, जिस पर छोटी की मात्रा लगी थी, तो समाप्ति, और एक इति का मतलब होता है दुख, जिस पर बड़ी की मात्रा लगी, तो यही इसका अर्थ है। आगे प्रश्न पूछा है 18 है कि दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए। अब दीर्घ सूत्री बताना है किसका वाक्यांश क्या होगा। तो दीर्घ सूत्री हम किसको कहेंगे, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका हम सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो ग वाला इसका सही उत्तर है। दीर्घ सूत्री मतलब हर एक काम में जो है जरूरत से ज़्यादा जो समय लग जाता है, देरी हो जाती है, उसी को हम दीर्घ सूत्री कहते हैं, यानी जरूरत से ज़्यादा समय दे देना, वो क्या होता है, दीर्घ सूत्री, ठीक है। तो सही उत्तर ग है। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से बताना कौन सा जो है अशुद्ध यानी गलत शब्द लिखा गया है। तो देखिए विवाह एतर तो बिल्कुल सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है,
इतरेतर भी शुद्ध वर्तनीय, प्रत्यावर्तन भी शुद्ध है, किंतु उत्तरोत्तर कोई शब्द नहीं होता है। उत्तरोत्तर नहीं, इसको हम शुद्ध शब्द में क्या बोलेंगे, उपरयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपरयुक्त। तो उपरयुक्त होता न कि उत्तरोत्तर, तो ये जो है शब्द ही गलत लिखा है। तो सही उत्तर क्या है, अशुद्ध जो है वो ख वाला है। आगे देखते हैं, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता, वाक्य में उद्देश्य बताना। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके विषय में बात कही जा रही है वह क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है ना। तो बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खा रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या है, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे या फिर खाता। तो सही उत्तर तो क है, यानी उद्देश्य क्या है, बीमार व्यक्ति, यानी इसी के बारे में बात कही जा रही है। बीमार जो भी बातें कही जा रही है कि खाना धीरे धीरे खाता है, किसके बारे में बात हो रही है, तो बीमार व्यक्ति। यही क्या हो गया, उद्देश्य। उद्देश्य को हम दूसरे शब्दों में हम कर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, उद्देश्य हमारा कर्ता है और यह बीमार व्यक्ति यानी उसके बारे में बात कही जा रही है। अगर विधेय इसमें पूछा जाए तो क्या होगा, तो इसमें बोल सकते धीरे धीरे खाता है, तो धीरे धीरे हमारा विधेय। अगर विधेय का विस्तार पूछा जाता है तो विधेय का विस्तार खाना और जोड़ देंगे, यह विधेय का विस्तार करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो बीमार व्यक्ति। आगे देखते हैं, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है। तो उक्त वाक्य कौन सा, यदि परिश्रम किया होता तो 21 का 21 का सही उत्तर देखेंगे तो घ वाला है, अर्थात बोल सकते हैं संकेतार्थक, या इसी को बोल सकते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। तो संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य क्या है, यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में, यानी ये पूरा वाक्य है, जब वाक्य में बोला जा रहा है कि जब वाक्य में जो एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर या आश्रित हो जाती है, उसी को हम संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब लिखा है इसमें, यदि परिश्रम किया होता तो, परिश्रम किया होता है एक अलग क्रिया है, सफलता अवश्य मिलती ये अलग क्रिया। तो ये जो है एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर क्या हो जा रही है, निर्भर हो जा रही है, आश्रित। यानी एक क्रिया तब तक नहीं पूरी होगी जब तक दूसरी क्रिया नहीं आ जाएगी। तो निर्भर आश्रित होना वो संकेतार्थक संकेतवाचक का लक्षण है। तो सही उत्तर घ है। आगे देखते हैं, 21 हो गया। 22 प्रश्न देखते हैं, 22। किस विकल्प में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, मददगार, यादगार, रोजगार, स्नानागार। तो गार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। देखिए मददगार में मदद जमा गार निकल रहा है, तो प्रयोग तो हुआ है गार प्रत्यय का। यादगार में याद जमा गार, तो गार का भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रोजगार में भी बोल सकते रोज जमा गार, तो गार प्रत्यय निकल रहा है। किंतु स्नानागार का जब इसको हम विच्छेद करेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे, तो निकलेगा स्नान जमा आगार। ठीक है ना। तो इसमें आगार निकल रहा है। ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रत्यय निकल ही नहीं रहा है, तो आगार निकला है, तो यहाँ तो गार पूछा है, तो यही क्या हो जाएगा, वह क्या है, नहीं। यानी गार प्रत्यय का प्रयोग स्नानागार में नहीं है, बाकी में सभी में जो है गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ममता जो है वह जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं। भाववाचक तो है, ममता शब्द कैसा है, भाववाचक है, किंतु ये विशेषण से नहीं बना है। ठीक है ना। प्राथमिकता देखिए विशेषण से ही भाववाचक बना है, और सुंदरता जो सुंदर विशेषण होता है सुंदरता बना है। समता यानी सम जो समान जो होता है समान मात्रा से, तो सम एक विशेषण है और इससे भाववाचक बना है। किंतु जो ममता है वो मम से बना है। ठीक है ना। मम से क्या बना है, ममता भाववाचक। तो मम तो है जो है विशेषण नहीं होता है, मम क्या है, विशेषण नहीं है। तो मम क्या है, तो ये मम तो सर्वनाम है। ठीक है ना। मम मतलब होता है मेरा, और मेरा जो है वो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनाम से भाववाचक बना है, न कि विशेषण। इसलिए सही उत्तर घ है। आगे चलते हैं, अगला है 24 प्रश्न, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विस्मयादि बोधक के बारे में बताना है, तो कौन सा इसमें सही है। तो 24 का सही उत्तर, 24 का सही उत्तर ग वाला बिल्कुल सही, यानी कि ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो कौन सा उत्तर सही है, 24 का ग। इसमें बोल रहा है क में किसमें वचन के अनुसार विकार होता नहीं, विकार इसमें होता ही नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, न लिंग की दृष्टि से न वचन की दृष्टि से, किसी प्रकार से जो है लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए ये तो गलत हो गया कथन। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, नहीं, ऐसा ये अनिवार्य घटक नहीं होता है। और उपयुक्त सभी तो कट जाएगा अपने आप। तो ग वाला ये जो है इसमें बोधक संबंध के बारे में बिल्कुल सही बात कर रहा है कि ये प्राय वाक्य के आरंभ में जुड़ते हैं। जैसे हे राम तुम कहाँ हो, अब इसमें हम बोल देंगे हे राम, तो जो है हम लगा सकते हैं इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हम अपना पूरा सेंटेंस लिखेंगे ना, हे राम तुम कहाँ हो, हे यह क्या हो गया। तो जो है ये जो है प्राय वाक्य के आरंभ में ही अक्सर जो है ये शुरू में ही लगता है। तो सही उत्तर ग है। अगला देखते हैं, 25 है प्रश्न की कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन नष्ट होने के करीब होना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा बताना है। तो इसमें बताया है अर्थ की कमजोर द्वारा जो है शक्ति का प्रदर्शन नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, के करीब होना। तो इसका क्या एक लोकोक्ति बनेगा, मुहावरा बनेगा। तो 25 का सही उत्तर की तरफ चलते हैं। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ग होगा, यानी चींटी के पर निकलना।
चींटी क्या, देखो चींटी तो बहुत ही कमज़ोर चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, तो उसके भी अगर पर निकल जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा कि शक्ति प्रदर्शन का नष्ट के एकदम बिल्कुल करीब आ जाना। अब चींटी पर निकालेगा तो कुचला ही जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ जो है उसके करीब आना, ये क्या हो जाएगा, इसका सही मतलब भावार्थ निकाल रहा है, तो 25 का ग उत्तर है। अगला देखते हैं 26 है कि अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक, पीछे देखते हैं सार्थक शब्द क्या होगा, तो सार्थक शब्द क्या होगा, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो 26 का सही उत्तर ख होगा, यानी कुल केतु कहेंगे। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है कि प्रवृत्ति का विपरार्थक यानी विलोम शब्द बताना है कि प्रवृत्ति मतलब होता है किसी की विशेषता, उसके गुण के बारे में जानना बताना, तो प्रवृत्ति गुण या विशेषता को कह सकते हैं। तो इसको आपको बताना है विपरार्थक, इसका उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो क यानी कि निवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, निवृत्ति, यानी उसकी विशेषता गुणों के बारे में निवृत्त हो जाना, अलग हो जाना, तो निवृत्ति होगा, ठीक है, ना कि आवृत्ति होगा, सुवृत्ति ना समृद्धि। सही उत्तर क है। आगे देखते हैं 28 प्रश्न है कि किस विकल्प में को परसर्ग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो कारक आपको सभी परसर्ग उसका चिन्ह पता होगा, तो को जो है परसर्ग किस में आता है, तो पहले ही बता दे रहा है कि जो ये को परसर्ग चिन्ह है वो कर्म कारक के अंतर्गत ही आता है, किसमें प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछ रहा है। तो 28 का सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं, तो ख वाले में जो बोल रहा है किसमें को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। अब देखिए जो देने का जो कार्य किया जाता है ना, तो वो संप्रदान कारक में होता है, भले को लगे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो क्रिया है अनुदान देना, यानी किसी को कुछ देना के रूप में, तो है जो है संप्रदान कारक के बारे में प्रयोग करते हैं। यानी सरकार ने किसानों के लिए जो है, ऐसे अब हिडन है कि छुपा है कि किसानों के लिए किसको दिया है सरकार ने, तो किसानों के लिए अनुदान दिया है। तो इसमें जो है बोल सकते हैं ये को जो है ये कर्म कारक का बोध नहीं करा रहा है। क वाला बोल रहा है कि अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाते, ये बिल्कुल सही है, बच्चों को जो है कर्म है तो उसको उस पर जोर पड़ रहा है बच्चों पर, तो ये तो कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, तो अपराधी भी क्या है, कर्म है, तो देखिए इसमें भी कर्म का प्रयोग तो हुआ है। राधा ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, यह भी बिल्कुल सही है, तो ख वाला क्या है वही गलत है। आगे देखते हैं 29 है कि वह अपने मित्र को पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है। तो वह अपने मित्र को पत्र लिखता होगा, बताना कौन सा काल है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। तो ये काल के उपभेद के बारे में पूछ रहा है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ख वाला होगा, यानी संदिग्ध वर्तमान है, यानी जिस पर संदेह बना कि वो अपने मित्र को पत्र लिखता होगा, संदेह बरकरार है, तो ये संदिग्ध वर्तमान है। ता लग रहा है तो यहाँ वर्तमान ही होगा, ना कि भूत होगा ना भविष्य होगा। अगला देखते हैं किस वाक्य में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, मिलावट, बनावट, सजावट, महावट। तो 30 का सही उत्तर घ है, जो महावट में आवट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा, मिलावट मिलना से बना है आवट, बनावट बनना से बन से बना है आवट, सजावट से सजना से सज से सजावट बना है, किंतु महावट महा कोई तो होता नहीं है, तो यहाँ वट जो है आहट नहीं निकल, महा एक शब्द हो जाएगा तो इसमें आवट नहीं निकल रहा है। जब आवट नहीं निकल रहा है तो यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा प्रश्न के अनुसार। आगे देखते 30 हो गया। 31 प्रश्न पूछ रहा है, 31 है कि किस शब्द में केवल एक ही उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, एक ही उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो 31 का सही उत्तर घ है, यानी नैपुणी। नैपुणी में जो है नी उपसर्ग लगा है, नी उपसर्ग नी जमा पुण्य, ठीक है ना, तो नी जमा पुण्य इसमें केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुप्रसिद्ध, तो सुप्रसिद्ध इसमें जो है एक से ज़्यादा उपसर्ग लगाए, प्रतिनियुक्त इसमें प्र भी लगाए, प्रति भी लगाए, पर्यवेक्षक में परि भी लगाए और पर भी लगाए, तो इसमें तो उपसर्ग का कई जो है उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। स भी बोल सकते हैं, सु भी बोल सकते हैं, प्र भी बोल सकते हैं, इसमें प्रति भी बोल सकते हैं, परि भी बोल सकते हैं और पर भी बोल सकते हैं, पर मतलब दूसरा हो जाता है, तो इसमें जो एक से अधिक उपसर्ग इसमें दिख रहे हैं, किंतु नैपुण्य में जो है नी उपसर्ग लगाए और पुण्य जो एक मूल शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है, यानी अभाव या नहीं का जो कौन सा अर्थ बोध करा रहा है उसकी विशेषता को बता रहा है, अभाव या नहीं का। तो कौन सा उपसर्ग है, अभी अधि। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, 32 का सही उत्तर ख वाला होगा, यानी जब अ लग जाएगा तो उसमें अभाव और नहीं जुड़ जाएगा। जैसे स्वच्छ है ना, स्वच्छ है तो स्वच्छ को बोल सकते हैं कि हाँ भाई स्वच्छ है, साफ है। अब इसी में हम अ जोड़ देंगे तो ये अभाव, यानी स्वच्छता का उसमें अभाव है, यानी स्वच्छ नहीं है, ठीक ना, तो ये अ लग जाएगा। आगे देखते हैं
33 है कि इनमें कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है, कौन सा सूचक उसके बारे में नहीं बता रहा है। तो 33 का सही उत्तर ग जो है उसके सूचक नहीं करें, यानी अपेक्षा को हम निराशा नहीं कह सकते। अपेक्षा को हम इच्छा के अंतर्गत रखते हैं कि हमारी आपसे ये अपेक्षा अर्थात इच्छा, हमारी आपसे जो है अपेक्षा आवश्यकता को हम रख सकते हैं और आशा को भी रख सकते हैं कि हमारी अपेक्षा कि मैं ये कार्य कर लूँगा, अर्थात आशा जता रहा हूँ, तो ये तो है, किंतु अपेक्षा को हम निराशा के अंतर्गत नहीं बदल सकते। तो सही उत्तर ग है। अगला है 34, समिश का सही विलोम बताना। समिश का सही विलोम क्या होगा? 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर इसमें जो है क वाला है, यानी समिश को निरामिष कहते हैं। समिश मतलब क्या होता है? मांसाहारी। निरामिष मतलब क्या बोलते हैं? शाकाहारी, यानी मांस का उपभोग न करना निरामिष कहते हैं। ठीक है, 34 का सही उत्तर क। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल संबद्ध नहीं है? काल से संबंध कौन सा नहीं है? 35 का सही उत्तर क्या होगा? ख होगा, अर्थात दशा जो है वह काल से संबंध नहीं है। देखो, काल को समय कहते हैं, काल नज़दीक आता है, मृत्यु दुर्भिक्ष भी काल को कहते हैं, किंतु दशा नहीं कह सकते। दशा को हम स्थिति के अंतर्गत रख सकते हैं। तो सही उत्तर ख है। अगला देखते हैं, 35 हो गया। 36 प्रश्न है कि बताना है कौन सा सकर्मक क्रिया है? उठना, हंसना, लिखना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें सकर्मक क्रिया है? तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया देखिए केवल ग है, अर्थात लिखना। किसी चीज़ पर, पत्र पे लिखना, कॉपी पे लिखना, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तो सकर्मक है। उठना अकर्मक हो जाएगा, हंसना अपने आप हंसते हैं, ये अकर्मक है, तो यहाँ पर ग उत्तर बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में आ स्वर की सही विशेषता किस क्रम में आती है? आ यानी जो आ का उच्चारण करते हैं उसका सही क्रम क्या होता है, यानी किससे हम उच्चारण करते हैं? अग्र विवृत से, मध्य विवृत से, अग्र समृद्ध से, या पश्च समृद्ध स्वर से? तो इसका देखिए हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, तो अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको जो है अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको उसमें चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। तो उस शॉर्ट्स में आप देखिएगा इसी चैनल पे, तो आपको जो है शॉर्ट्स पे आपको जो है अग्र, पश्च, मध्य आपको पता चल जाएगा, चित्रों के माध्यम से बिल्कुल समझाएगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? 37 का बोल सकते हैं घ उत्तर बिल्कुल सही, यानी कि जो आ है, आ वो पीछे से बोलते हैं, पश्च मतलब होता है पीछे, तो पश्च विवृत स्वर है। आ से विवृत मतलब होता है कि पूरा मुख खुल जाना। विवृत का मतलब क्या होता है कि मुख जो है पूरा खुल जाता है, तो और आ जो है पूरा जब मुख खुल जाता है तो आप जो है पीछे से ये जो है उच्चारण होता है। तो सही उत्तर ख है। आगे देखिएगा, 38 है, किस विकल्प में बोल रहा है, किस विकल्प में सभी शब्दों में द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग हुआ है? द्विगुण मतलब उसी से जो है कि एक और जो है व्यंजन का प्रयोग होने लगना, तो वही द्विगुण होता है। ठीक है ना, तो द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किस में हुआ है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ख में हुआ है। ख मतलब पढ़ाई, लड़का, सड़क। तो इसमें जो द्विगुण मतलब को हम बोल सकते हैं कि जो इसमें ड़ और जो है ढ, यानी जो पढ़ाई में ढ होता है ना, ढ से ढक्कन, ये जिसमें पढ़ाई में हम ढ नहीं बोल देंगे, क्या बोलेंगे? ड़ ही बोलेंगे। लड़का में इसको भी ड़ बोलेंगे, इसको भी ड़ बोलेंगे। तो इसी में द्विगुण का, इसको हम एक और नया शब्द के नाम से जानते हैं, बोल सकते हैं उच्छिप्त। ठीक है ना, उच्छिप्त या द्विगुण जिसको कहते हैं, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो पढ़ाई और लड़का, सड़क में जो है द्विगुण व्यंजन का यानी उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर ख है। अगला है कि गुण स्वर संधि का उदाहरण बताना, कौन सा नहीं है? तो गुण संधि का सबसे पहचान तो ये है कि जहाँ पर केवल एक मात्राओं का प्रयोग होता है, सिंगल मात्रा का प्रयोग होता है, वह गुण स्वर संधि के अंतर्गत होता है। तो अन्योक्ति में देखिए हुआ है, तो यहाँ पर जो है आधा न लगे, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर मतलब एक मात्रा के पहले जो है आधा वर्ड लग जाता है, तो यह तो यण संधि में हो जाएगा, तो इसलिए यह तो नहीं है। अपेक्षा में, गवेषणा में, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का 39 का सही उत्तर क्या होगा? किसमें नहीं हुआ है? तो बोल सकते हैं कि गवेषणा, गव जमा ईषणा में जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण यह नहीं। 39 का गवेषणा में जो है नहीं हुआ। अपेक्षा में तो हुआ है। अन्योक्ति में भी बोल सकते हैं अन्य जमा उक्ति। ठीक है ना, अन्य जमा उक्ति, जब इसका हम निकाल रहे हैं तो निकल रहा है अन्य जमा उक्ति, तो यह बोल सकते हैं गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो अन्य जमा उक्ति, अन्य जो है एक अलग शब्द हो जाएगा और उक्ति अलग शब्द हो जाएगा। तो गुण संधि का अपेक्षा अप जमा इच्छा, तो अप जमा इच्छा, तो यह भी है गुण स्वर संधि। गवेषणा में जो है वह गवेषणा जो है, इसमें ये लिखा गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है डबल एक ही मात्रा लगेगी ना, गवेषणा। तो गवेषणा में जो है डबल मात्रा लग जाएगी, तो ये तो वृद्धि संधि हो जाएगा, तो इसलिए उदाहरण नहीं है। अगला देखते 40 है कि चीते से स्फूर्ति वाले आप आज इतने सुस्त कैसे? रेखांकित में पदबंध बताना है, सीक्वेंस ना, सीक्वेंस बताना, पदबंध जिसको बोलते हैं पदबंध, सीक्वेंस। तो चीते से स्फूर्ति वाले आप, कौन सा इसमें पदबंध का प्रयोग? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण। 40 का सही उत्तर इसमें क का प्रयोग हुआ है, अर्थात सर्वनाम पदबंध का। चीते से स्फूर्ति
चीते से स्फूर्ति वाले आप, इसमें जो आप लग गया ना तो ये सर्वनाम के बोध करा रहा है, न कि विशेषण का, न कि संज्ञा का। सही उत्तर क है। अब द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के संबंध में सही कथन, यानी जहाँ पर दो कर्म दिखाई दें, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जहाँ पर दो कर्म दिखाई दें उसी का आपको बताना कौन सा द्विकर्मक क्रिया। 41 का विकल्प आपको इधर देखने को मिलेगा। तो सही उत्तर कौन सा है? प्रथम कर्म प्राणीवाचक एवं द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। प्रथम कर्म गौण यानी अप्रत्यक्ष होता है और द्वितीय कर्म मुख्य प्रत्यक्ष होता है। तो कौन सा इसमें जो है कथन सही, पहला कथन या दूसरा कथन? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? 41 का बोल सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें ग वाला जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों क्या है बोल रहा है, फिर से देखिएगा कि जो प्रथम कर्म होता है, यानी दो कर्म होते हैं द्विकर्मक में, जो पहला कर्म रहता है वो कैसा होता है? तो पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और जो दूसरा कर्म होता है वो अप्राणी यानी वो निर्जीव रहता है, ठीक है ना। प्रथम कर्म में जो पहला कर्म होता है वो अप्रत्यक्ष होता है यानी दिखाई नहीं देता। द्वितीय कर्म में क्या होता है? वो प्रत्यक्ष होता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। 41 का सही उत्तर ग है। दोनों क्या है कथन वह बिल्कुल सही है। 41 का ग। आगे देखते हैं 42 प्रश्न पूछा है कि द्विकर्मक सकर्मक में कारकीय विभक्ति को का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है द्विकर्मक में? तो 42 का सही उत्तर क्या है? 42 का सही उत्तर ख है, अर्थात गौण या अप्रत्यक्ष कर्म के साथ। क्या कह रहा है कि द्विकर्मक सकर्मक में जो कारकी विभक्ति को का प्रयोग होता है वो गौण या अप्रत्यक्ष कर्म के साथ होता है, को कारकी विभक्ति का प्रयोग। आगे देखते हैं किस विकल्प में योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ मतलब किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाती है, कोई तीसरे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, रूढ़ बन जाता है, तो उसी को योग रूढ़ बोल रहा है। तो कौन सा इसमें योग रूढ़ वाला विकल्प है? दशानन, शाखामृग, ख दोनों या फिर राजमाता? तो दोनों सही है कि केवल कोई एक ही सही है? 43 का सही उत्तर देखिए ग वाला दोनों सही है। शाखामृग, शाखामृग मतलब शाखा मृग, ठीक है ना। शाखा मृग कौन होता है? जो शाखाओं पर एकदम, मृग मतलब जो हिरन होता है, हिरन का काम क्या होता है? चलना फिरना कूदना। तो शाखा मृग को हम कह सकते हैं जो शाखाओं पर यानी पेड़ की जो शाखाएं होती है कूदते फाँदते रहते, तो कौन करता है? तो ये बंदर ही करता है ना, ये बंदर का काम होता है। तो शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची हम बोल सकते हैं। तो यह तो योग रूढ़ हो गया। दशानन, 10 से आनंद, 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो यह भी क्या होगा? दोनों, इसलिए क और ख दोनों है। आगे देखते हैं 44 से किस विकल्प में विधेय विशेषण का उदाहरण? विधेय अभी बताया गया था कि यानी कि उद्देश्य के संबंध में जो बातें की जा रही है, तो उद्देश्य के संबंध में जो विधेय का प्रयोग होता है, तो यानी क्रिया का विस्तार बताना। तो 44 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ख वाला उत्तर बिल्कुल सही है, यानी रमा पढ़ने में बहुत होशियार है। यह विधेय विशेषण का उदाहरण है। रमा क्या है? पढ़ने में बहुत होशियार है। तो यहाँ बहुत होशियार, यही क्या हो जाएगा? यह विधेय विशेषण का उदाहरण है। अब विशेषण में क्या है? विशेषण क्या है? होशियार है, ठीक है ना। अब बहुत होशियार है तो इसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ, तो यही क्या हो जाएगा? बहुत होशियार है, यह विधेय विशेषण है। तो सही उत्तर क्या है? 44 का ख। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि चोर सिपाही से डरता है, वाक्य में कारक बताना है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? 45 का सही उत्तर इनमें से हम जानेंगे। चोर सिपाही से डरता है, अपादान कारक यानी कोई जो है किसी से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो चोर जो है सिपाही को देखकर डर जा रहा है यानी अलग हो जा रहा है, तो यह अपदान कारक होगा। और इसका उपसर्ग क्या होता है? से, यानी किसी का एक जगह से दूसरी जगह से जब विस्थापन अलग हो जाना होता है तो वहाँ अपदान कारक का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं 45 का क। आगे देखते हैं, बस कुछ ही प्रश्न है, 5 प्रश्न और है। तो वर्तनी की दृष्टि से पूछा अशुद्ध शब्द कौन सा है? 46। तो कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? 46 का 46 का सही उत्तर ग है। अभिशापित क्या है? वह क्या है? एक अशुद्ध शब्द। अभिशापित नहीं बल्कि केवल अभिशाप बोलते हैं, अभिशापित कोई शब्द नहीं होता है, अभिशाप शब्द होता है। तो यहाँ इत का प्रयोग किया गया तो इसलिए गलत है। वृद्धिकरण सही है, अशुद्ध है वृद्धिकरण। जुखाम भी सही है, नुक्ता का प्रयोग हुआ है, और शाप भी सही है। अभिशापित ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 में कौन सा कथन सही है? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पूर्व प्रयोग होते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा सर्वनाम सही, शब्द ही विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर जो है फिर से देखते हैं कौन सा है। तो बोल रहा है सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। तो इसमें जो है दोनों कथन जो क्या है वह गलत है, ठीक है ना। दोनों कथन क्या लग रहे हैं? वह गलत है। बोल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयोग होते नहीं, सार्वनामिक विशेषण जो है उसके पहले नहीं बल्कि बाद में प्रयोग होते हैं। सार्वनामिक विशेषण का जो प्रयोग होता है वो उसके बाद में होता है, न कि पहले
होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण में बोल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम शब्द ही विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। नहीं, शब्द जो है विशेषण की तरह वह प्रयोग नहीं होते, बल्कि सार्वनामिक संकेत वाचक के अंतर्गत बताया जाता है कि जैसे यह वह घर मेरा है, वह घर, ये क्या है, वह घर मेरा, तो वह जो है वह कोई विशेषण की तरह प्रयोग नहीं है, बल्कि वह संकेत बताया जा रहा है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग। इसलिए दोनों जो है कथन जो दिया है वह गलत होगा। तो गलत ये क्या है, किसमें दिया है, ग वाले, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, वह गलत है। तो 49 प्रश्न था ना, अरे 47 प्रश्न है, तो 47 का क्या प्रश्न था, तो ग वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 48 पूछ रहा है कि बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, बहुवचन शब्द बताना कौन सा नहीं है, जनता, भाग्य, समाचार या इनमें से कोई नहीं। 48 का कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है, तो देखिए जनता जो है वह बहुवचन शब्द नहीं है, बाकी भाग्य बहुवचन होता है, समाचार भी बहुवचन, समाचार पाए, ठीक है ना, मैंने आपका समाचार, तो समाचार पाया जाता है, तो ये तो है बहुवचन है। भाग्य भी होता है, होते नहीं है, भाग्य होता है, तो बहुवचन। जनता आ रही है, ठीक है, तो जनता आ रही है ना, तो जनता एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जनता जो है कई लोगों का समूह से होता है, तो जनता को एक वचन के अंतर्गत रखेंगे, ना कि बहुवचन के अंतर्गत। और ख और ग जो है हमारा बहुवचन शब्द है। समाचार हुआ, भाग्य हुआ, दर्शन हुआ, आंसू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, बाल हुए, ये सब क्या है, बहुवचन शब्द के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, नाम धातु क्रिया को उदाहरण भी बताएं। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जो अंत में प्रत्यय लगता है, नाम धातु। 49 का सही उत्तर क्या होगा, 49 का ग। शर्माना, यानी शर्म से क्या बना है, शर्माना, ठीक है, तो ये विशेषण के प्रत्यय से मिलकर के बना है, शर्म जमा आना, तो शर्माना। आगे देखते हैं, हेरम पूछ रहा है किसका पर्यायवाची शब्द है, हेरम। हेरम किसको कहते हैं, यानी बोल सकते हैं कि यह योग रूढ़ शब्द है। कैसा है, योग रूढ़, यानी किसी तीसरे के बारे में रूढ़ किया जा रहा है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है, अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं समास। अगर समास पूछा जाए कि हेरम में कौन सा समास है, तो बोल सकते हैं यह बहुब्रीहि समास है ना। कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। अब पर्यायवाची पूछ रहा है कौन सा, हम हेरम को अन्य शब्द में हम क्या कह सकते हैं, तो हेरम को हम क्या कहते हैं, 50 का सही उत्तर गणेश कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरम को हम गणेश भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द होता है। तो चलिए हमारे जो है 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आगे कुछ ऐसे ही मॉक टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।